हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी परीक्षा से। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने सीटेट की प्रैक्टिस सेट को लेकर आई हूँ, जो कि सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षा में रिपीटेड है। चलिए फटाफट प्रश्नों पे आते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के लिए लिंग भूमिकाएं धारण करते हैं। लिंग भूमिकाएं मतलब कि जिसके द्वारा किसके लड़का लड़की का भेदभाव किया जाता है, वह किसके कारण होता है, किसी एक को छोड़ के। समाजीकरण के द्वारा, संस्कृति, ट्यूशन या मीडिया। तो बच्चे समाजीकरण के द्वारा भी लिंग भेदभाव होता है, संस्कृति के द्वारा भी होता है, मीडिया के द्वारा भी होता है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन सी, ट्यूशन के द्वारा। ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट, मानवकृत परीक्षण की आलोचना इनमें से एक है, यह है। मानवकृत परीक्षणों की आलोचना इनमें से एक है, कौन सा है वो? इनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे काफ़ी हद तक मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी। मानव परीक्षण में आलोचना क्या है कि वे काफ़ी हद तक एक मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बुद्धिमान एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कई प्रकार की बुद्धि हो सकती है, पेपर पेन से परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, या बुद्धि तेजी से बढ़ाई जाती है। तो एकाधिक बुद्धि का संबंध है बुद्धि कई प्रकार की होती है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे जो प्रश्न है वो आपसे पूछता है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक और प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते? चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग फटाफट। बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। नेक्स्ट, अवधि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतर को भरने के लिए उचित निर्देशन देके, या नेक्स्ट है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने में। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि को जानने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है वह आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब वह मूल्यांकन जो बच्चे के शिक्षण के दौरान वो निरंतर चलता रहता है। तो ये परीक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है सतत व्यापक मूल्यांकन का के लिए सबसे सही। नेक्स्ट आपका है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी सही है। यह बच्चों को धीमी एवं खराब बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने का प्रयोग करती है, यह इससे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे है कि व्यापक और सतत मूल्यांकन संबंधित नहीं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन तो उसमें बच्चे के रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, ना कि बच्चों को धीमे और खराब बुद्धिमानी के लिए वो चिन्हित किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बच्चे प्रतिभाशाली हो सकते हैं एक किस वातावरण में? एक संसाधन समृद्ध वातावरण में, सफल माता पिता के द्वारा, एक अनुशासित दिनचर्या में, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच अंतर क्रिया से। बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतर क्रिया के द्वारा। फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आप सभी से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि सीटेट से जुड़ी जितनी भी प्रैक्टिस सेट हो आप मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से पा सकें। चलिए फटाफट आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा की माहौल की आवश्यकता होती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा का माहौल की आवश्यकता होती है। मूल्य और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है। दूसरा है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना। तो जहाँ पे निगेटिव चीज़ें आए, जहाँ पे पॉजिटिव वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निगेटिव बातें आए तो उसको आप पहले ही कट कर दीजिए। नेक्स्ट, बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना गलत, ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं तो उनको कक्षा का जो माहौल है वो कैसा मिलना चाहिए। तो ये आपको पॉजिटिव वे में पूछना है कि ताकि वो बच्चे का मनोबल बढ़े, उनसे अच्छा व्यवहार सिखाता है नहीं, तो उनके जो अलग अलग दृष्टिभूमि से या जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनके मूल्य, उनकी संस्कृति, भाषाओं के ज्ञान का उपयोग करना, ताकि वो उनको ये लगे कि वो जो भी कर रहे हैं या उन्होंने जो भी सीखा है वह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और अच्छा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का उपयोग करके। तो आपका यहाँ ऊपर उत्तर जो यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पे कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है पूछा गया है।
अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करके, या बच्चे दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों में समावेश, बेचैन होने पे अक्सर उन्हें फटकार लगाना, या एक कार्य को छोटे प्रबंधित खंडों में तोड़ना। तो बच्चों को सीखने के लिए आप मदद करते हैं, तो बच्चे गलती करते हैं तो वो सीखते हैं, वो कोई कार्य लगातार करते हैं तो सीखते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके करते हैं तो भी वो सीखते हैं, या कभी कभी आप कोई बच्चा किसी चीज़ को करने में अगर वो विफल होता है तो अगर आप उसको हिंट देते हैं तो वो उस चीज़ को कर जाता है। लेकिन अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो उसको हम बेचैन होने पर फटकार या डांट लगाएं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आपके सामने एक अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो डिसलेक्सिया, सृजनात्मकता, प्रतिस्थाई या विकलांग हो। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने की अक्षमता को प्रदर्शित करता है। तो अलग अलग सोच रखने वाले बच्चों के लिए जो ऑप्शन सही होगा वह है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता बालक होते हैं वो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। ध्यान दीजिए, नहीं शब्द। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार, तो ये भी सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करना, ये भी सही है। किसी विशेष समस्या को हल करने में बार बार विचारों की प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये भी सही है। अभिसरण उत्तरों को पहचान करना, अभिसरण उत्तरों की पहचान करना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वह है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संवेग है? डर, डर, ध्यान, उद्दीपक या स्मृति? तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है वह आपका ऑप्शन ए, डर। भय, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम ही आपका जो है ये प्राथमिक संवेग है। नेक्स्ट, एक 3 साल का बच्चा दूध बताता है कि वह दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बच्चे को दुनिया का अनावरण या ज्ञान नहीं है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बच्चे का जो दूध बूथ से दूध खरीदने का अनुभव है वह उसके ऊपर जो है हावी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ पे बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम सीखते हैं। या कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका, अनुशासन बनाए रखना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे सटीक बैठ रहा है आपका ऑप्शन सी, आराम के लिए जगह होना चाहिए जहाँ बच्चे संवाद करते पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संवाद के माध्यम से जो है समूह चर्चा के माध्यम से ही चीज़ों को सीखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के बालक साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ पे सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। पाठ्य पुस्तक में सामग्री द्वारा संचालित पुस्तक। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों के कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक पर रखी हो, जो दिन के किसी भी समय बालक आसानी से उसका उपयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखना, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों के माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करना, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ में से एक हो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 या 2005 में अपनी समझ से प्रेरित क्या है? व्यवहारवाद है, रचनावाद है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मानवतावाद? तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 जो है अपनी समझ विकसित करता है रचनावाद पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के आते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ एकदम सटीक होता है ऑप्शन सी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, कक्षा को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर चीज़ों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे इस चीज़ से किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती किसकी मदद करता है? चुप्पी साधे रहने से, शिक्षकों को निर्देश देने से, या बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने से, या बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए? आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? सीखने में और प्रदर्शन करने की एक भूमिका सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जिनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे जिससे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पहल विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इसके उत्तर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बार, तब तक के लिए धन्यवाद।